देखो बच्चों, हम जो है आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं तो इनका कुछ फायदा लो, मेहनत करो, पढ़ो लिखो। आए और तो परीक्षा सिर पर आ गई है, इसलिए आपको नई चीज मत करो। अब ये समय नई चीज करने का नहीं है। अब ये समय तो वो समय है कि जो किया हुआ है तुम्हारा पुराना, उनका रिवीजन करो। बने जितने जितना रिवीजन करो। नई चीज करेंगे तो नई के चक्कर में ये आएगा, अरे ये नहीं आ जाए, अरे ये नहीं आ जाए। अब इस चक्कर में क्या है कि नए नए प्रश्नों को करेंगे और पुराने प्रश्नों का तुम पर रिवीजन हो नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फिर वो जो है तुम जानते थे वो भी सवाल आपको पेपर में नहीं होंगे। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना बने जितना रिवीजन करो। और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, इन पर विशेष ध्यान दें। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बड़ी मेहनत से हम बनाते हैं, सोच समझ करके। अब देखो बताओ, ये जो है क्लास 12 मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित प्रश्न। और अब मैं जो है तुम्हारा 5 मार्क्स के बता रहा हूँ। 8 मार्क्स तो पूरे हो गए, जो इम्पोर्टेंट सवाल थे जो परीक्षा की दृष्टि से। अब जो है 5 नंबर का जो सवाल चलेंगे, फिर इसके बाद 4 के चलेंगे, फिर इसके बाद 2 के, फिर 1 के, इस तरह से अवरोही क्रम में चल रहा हूँ। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में, पहले 8 के, फिर 5 के, फिर इस तरह से। अब समझो कि ये प्रश्न है साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, ये तुम्हारे सिलेबस में है। तो उसी के आधार पे मैंने जो है इस प्रश्न का चयन किया है। ये इंपॉर्टेंट माना है क्योंकि एनसीईआरटी 2019, 20 और 22, ये जो है देखो 19 में आया, फिर 20 में कंटिन्यूस आ गया, और फिर देखो 21 है बीच में नहीं आया, फिर 22 में आ गया, फिर 22 में आ गया, फिर अब इसके चांस ज्यादा बन रहे हैं। इसलिए इन जो मैं प्रश्न बना रहा हूं इन पर विशेष ध्यान देना है। तो देखो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरा हुआ है। अब दिया हुआ वक्र y बराबर cos x और ये तुम्हारा गिवन है 0 से 2 पाई। अब हम निकालेंगे कि x बराबर 0 पर y का मान कितना होता है। तो x बराबर 0 यहां रख देंगे तो y बराबर 1 हो जाए। इंप्लाई दैट ये जो है किस पर है? y अक्ष पर है। किस पर है? y अक्ष पर। देखो 0 1 0 1। अब x बराबर 2 पाई पर y बराबर 1, तो इससे जो बिंदु बन रहा है वो बन रहा है 2 पाई 1। तो देखो 2 पाई 1, तो यहां तक लेना है 2 पाई 1 तक, और 0 1 से स्टार्ट करना है, यानी शुरू करना है वक्र। अब मैंने क्या किया कि x अक्ष पर मैं कटान बिंदु ज्ञात करूंगा। तो वक्र द्वारा x अक्ष पर कटान बिंदु ज्ञात करने के लिए y बराबर 0 रखते हैं। इंप्लाई दैट cos x बराबर 0। अब तुम्हें कक्षा 11 में व्यापक हल पढ़े होंगे, व्यापक हल। तो इसका व्यापक हल आएगा x बराबर 2n+1 इंटू π/2, जहां n बिलोंग टू z। अब z क्या है? कोई पूर्णांक है, क्या वो धन का है, क्या वो ऋण का है, या वो 0 है। इसमें n बराबर 0 और 1 रखेंगे। n की जगह पर पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे। रखने पर x बराबर π/2 तथा x बराबर 3π/2 प्राप्त हो जाएगा। ये x बराबर π/2 हो गया।
तो ये क्या है, तो कटान बिंदु क्या बनाएंगे, π/2 0 तथा 3π/2 0। देखो ये है तुम्हारा π/2, ये 3π/2, और यहाँ पर जो ये जो है नीचे की ओर ये जो बिंदु है लंब है, ये यहाँ से लंब डाला है x अक्ष पर और इसको काट रहा है, ये तुम्हारा उच्चतम वो है। तो देखो ये पाई, कहने का मतलब है ये पाई बिंदु है। अब दिए गए वक्र की आकृति अधोलिखित है। अधोलिखित का मतलब होता है निम्नलिखित, यानी नीचे लिखा हुआ। अब जो है समझो ये x x डैश x x डैश। अब देखो वक्र ऐसा बनेगा, इस तरह से वक्र बनेगा और यहाँ एंड हो जाएगा 0 और 2 पाई के मध्य में। अब क्या करेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल पहले हम निकालेंगे, यहां से यहां तक का क्षेत्रफल, फिर निकालेंगे इसका क्षेत्रफल नीचे वाले का, फिर निकालेंगे ये इसका क्षेत्रफल, और ये जो है अभिष्ट क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल इनका क्षेत्रफल निकालना टोटल। तो अभिष्ट क्षेत्रफल 0 से π/2, देखो 0 से π/2 लिमिट हो गई। और ये वक्र का समीकरण क्या है, cos x। y का मान क्या है, cos x, तो यहाँ y dx आएगा ना, तो y का मान रख दिया मैंने cos x। अब फिर यहां से यहां तक का क्षेत्रफल π/2 से 3π/2 लिमिट बन जाएगी, π/2 से 3π/2। अब जो हमेशा ये ध्यान रखना है, विशेष ध्यान देने की बात है कि कोई वक्र से घिरा हुआ भाग हो और वो नीचे की ओर हो, तो उसमें हम ऋण लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ऋण, यानी ऋण बाई dx होता था, यहाँ पर ऋण बाई dx। कौन सी कंडीशन में, जब नीचे की ओर वहां का हम क्षेत्रफल निकाल रहे। तो माइनस cos x प्लस 3π/2 से 2 पाई 3π से 2 पाई cos x dx, क्योंकि ये ऊपर को बन रहा है। अब जो है बराबर cos x का जो होता है समाकलन जो होता है वो sin x होता है, पॉजिटिव होता है। तो sin x लिख दिया और ये इसका समाकलन करके बड़े कोष्टक में लिख दिया, और ये लिमिट लिख दी मैंने। अब लिमिट को मान रखेंगे बाद में, प्लस माइनस sin x cos। अब देखो माइनस cos x का क्या हो जाएगा, cos x का माइनस sin x हो जाएगा। अब देखो cos x है का समाकलन sin x होता है और माइनस sin x हो जा रहा है, और ये लिमिट लिख दी मैंने, प्लस cos x क्या है, sin x, वो तो sin x ही होगा। तो 3π/2 से 2 पाई। अब इसमें मान रखेंगे, तो वो x की जगह π/2 लिखो अपर लिमिट, तो sin π/2 माइनस sin 0, x 0 कर देंगे, माइनस ये माइनस मैंने बाहर ले लिया। अब sin 3π/2 x 3π/2 लगेंगे, 3π/2 माइनस sin π/2 प्लस, अब यहां पर आ गए ये sin 2 पाई माइनस sin 3π/2। अब देखो sin π/2 का मान 1 होगा, sin 0 का मान 0 होगा, तो ये मान लिख दिया, माइनस, अब यहां पर आ गए sin 3/2 का मान जो होता है वो -1 होता है। क्या होता है, -1। sin 3π/2 का मान -1। अब देखो ये -1 लिख दिया, sin π/2 का मान 1 होता है, ऋण ये लग रही है तो ऋण 1 हो गया, प्लस sin 2 पाई का मान 0 होता है, और sin 3π/2 का मान कितना होता है, -1 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस लिख रही है, तो देखो ये माइनस लगा दिया। अब क्या है, इसका कोष्टक का कितना हल आएगा, 1। इस कोष्टक का हल क्या होगा, -2,
ईमान से लग रही है, बाद में खोलूंगा मैं। प्लस इसका हल क्या आएगा 1 कोष्टक के अंदर का। अब क्या होगा बराबर कि 1 है तो 1 लिख दिया, ऋण गुणारण करेंगे तो धन 2 प्लस 1 प्लस 1 तो 1 और 2 3 और 1 4 वर्ग इकाई इसका अभी क्षेत्रफल होगा।